हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी लोग को शिक्षक दिवस की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग जिस उम्मीद को लेकर आए हैं, जिन संकल्प को लेकर आए हैं और जिन सपनों को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं, परमपिता परमात्मा से मेरी ये कामना है कि आप सभी लोग अपने उन लक्ष्यों में, अपने उन उद्देश्यों में और उन सपनों को पूरा करने में सफल हों। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ब का सेक्शन है हमारा और इस ग्रामर वाली सीरीज में लगभग हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी फिर हम कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट जैसे कि पैरा जंबल हुआ, पैसेज हो गया और क्लोजर, ये सारा करना स्टार्ट करेंगे। वर्ब वाला सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एसएससी के हाल फिलहाल के पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और वर्ब। तो ये 3 चैप्टर तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से करना है, बाकी करने तो सारे हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम वर्ब की बात करें तो ये जो सेगमेंट है काफी लंबा सेगमेंट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जितनी चीजें हमने देखी उसकी तुलना में ये वर्ब का सेगमेंट काफी लेंदी भी है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, देखिए 2 चीजें हैं। मैं एकदम बेसिक से तो आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बैच इस हिसाब से डिजाइन है कि ये मान के मैं चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पहले से कहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसके ऊपर कैसे सोचना है या जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने के लिए क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग चीजों को लेकर के चलेंगे। तो मेरा पर्पज उस अप्रोच को आपको बताना रहेगा, उस अप्रोच को आपको समझाना रहेगा जिससे आप यहां पूछे जाने वाले या एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कर पाए। तो मैं मान के चलूंगा कि बेसिक्स आपका थोड़ा क्लियर है और उसके बाद एक एडवांस लेवल पे कैसे आपको अपनी समझ डेवलप करनी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उस चर्चा करने के बाद फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वर्ब की ये क्लास है, कई सेगमेंट में होगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, पहले वर्ब का एक बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और मैं थोड़ा अपने हिसाब से, चीजें आपने पढ़ी होंगी लेकिन जिस व्यू पॉइंट से या जिस नजरिए से मैं चीजों को देखता हूं और जिस नजरिए से आप अगर अपना अप्रोच डेवलप करते हैं तो एग्जाम में आपको वर्ब के क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, उस दृष्टिकोण से हम लोग पहले वर्ब को समझेंगे और फिर वर्ब के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि बेसिक आपका क्लियर है, इसीलिए उसके ऊपर से थोड़ा आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको समझ में सारी चीजें आएंगी, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम वर्ब की बात करते हैं और आपने कहीं भी वर्ब पढ़ा होगा, यकीन मानिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे साथ आप समझ लेंगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा परेशानी या दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगर वर्ब की बात करें तो 2 मिनट आपको सोचना है मेरे साथ कि आखिर हम किस चैप्टर को समझने जा रहे हैं, कौन सी समस्या हमारे सामने आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी वर्ब का एक एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए हमने एक वर्ब ले लिया, फॉर एग्जाम्पल रीड। रीड एक वर्ब है, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के बाकी के शब्द हैं, यानी वर्ब को जरा हम यहां कंपैरिजन के रूप में देखेंगे, वर्ब वर्सेज अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम नाउन को ले लें, प्रोनाउन को ले लें, एडजेक्टिव को लें, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे शब्द, और एक तरफ हमारा वर्ब है। तो देखिए जो डिफरेंस है वो कहां पे है, अब आप जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे बाकी के सारे शब्द एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, यानी शब्द के भेद हैं, वर्ड का डिफरेंस है। जब भी आप इंग्लिश में कोई चीज पढ़ेंगे एक शब्द लिखा होगा, मान लेते हैं, मैं एक बेसिक से एकदम लेके चल रहा हूं, मान लेते हैं एक वर्ड आपका नाउन है। सबसे सरल एग्जांपल एप्पल ले लिया आपने, एप्पल माने सेब हो गया। तो अब कहीं पर भी एप्पल लिखा है या कहीं पर एप्पल यूज हो रहा है तो उसका मतलब सेब से है, एक फिक्स चीज से है। इसी तरह से अगर हम प्रोनाउन की बात करें, मान लीजिए आपने कोई प्रोनाउन ले लिया ही, तो ही का मतलब वह या उसने, ऐसा जो मीनिंग है वो मीनिंग है और वही मीनिंग आप जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो रहेगा। इसी तरह से एडजेक्टिव ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एडजेक्टिव ले लिया केयरफुल। अब केयरफुल माने सावधान होता है, सतर्क होता है, तो आप जब भी इसको यूज करेंगे सावधान या सतर्क का सेंस देगा। हम कोई एडवर्ब ले ले, मान लीजिए हमने केयरफुल का एडवर्ब लिया केयरफुली, तो उसका अपना एक सेंस है सावधानी पूर्वक, और वो सेंटेंस में जब यूज होगा तो सावधानी पूर्वक वाले सेंस में यूज होगा। इसी तरह से कंजंक्शन कोई ले लीजिए, बट माने लेकिन, कोई प्रीपोजिशन ले लीजिए, उसका अपना सेंस है। लेकिन वर्ब में डिफरेंस है,
अब जरा आप सोचिएगा मेरे साथ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वर्ब ले लिया रीड, एक सिंपल वर्ब है, और इसका मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, इसकी मीनिंग तो पढ़ना होगी हिंदी में, अगर हिंदी से समझे और इंग्लिश से समझ रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही समझ लीजिए उसको। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि रीड माने तो पढ़ना है, लेकिन अब जैसे यहां पे आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब को देखा, मैं बीच में आ जाता हूं, एक तरफ वर्ब है एक तरफ बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब आप जरा सोचिए कि जैसे रीड माने अगर आपने पढ़ना, ये मीनिंग आप जान रहे हैं, और मैं आपसे कहूं कि इस वर्ड को इंग्लिश में आप यूज करिए, या कहीं पर यह वर्ड अगर लिखा हुआ है तो आप देखिए, तो जैसे ही आप इस शब्द को इंग्लिश में यूज करेंगे आपके सामने चैलेंज आ जाएगा। वो चैलेंज एप्पल में राम में नहीं था। राम माने राम, कहीं भी लिखेंगे राम का मतलब राम से निकलेगा, नाउन है वही सेंस देगा। प्रोनाउन ही माने ही है, वही सेंस निकलेगा। एडजेक्टिव केयरफुल माने सावधान या सतर्क है, वही सेंस निकलेगा। लेकिन जब जैसे मैं आपसे रीड के बारे में बोलूंगा, आप देखेंगे आपके सामने चैलेंज आ जाएगा। क्या चैलेंज आएगा, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए रीड वर्ड है, अब हम इसको जब लिखेंगे सेंटेंस में, मान लीजिए मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा आई रीड। मैं ये भी लिख सकता हूं आई एम रीडिंग, मैं ये भी लिख सकता हूं आई हैव रीड, मैं ये भी लिख सकता हूं आई शैल रीड, मैं ये भी लिख सकता हूं आई केवल रीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मैं ये भी लिख सकता हूं आई हैड रीड, मैं ये भी लिख सकता हूं आई वॉज रीडिंग, मैं ये भी लिख सकता हूं टू हैव रीड, मैं ये भी लिख सकता हूं टू रीड, समझिएगा। मैं हैविंग रीड भी लिख सकता हूं, मैं आई कैन रीड भी लिख सकता हूं, आई शुड रीड भी लिख सकता हूं। सब में रीड है, रीड वर्ड सब में लिखा हुआ है, लेकिन इस रीड वर्ड का जो मीनिंग है, जो उसके यूज के तरीके हैं, वो अलग है। यहां नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में ये समस्या नहीं है। राम कहीं भी लिखेंगे राम होगा, सोहन कहीं भी लिखेंगे सोहन होगा, कोई भी प्रोनाउन उठा लीजिए, ही सी इट आई यू वी दे, वही लिखा जाएगा। कोई एडजेक्टिव उठाइए, कोई एडवर्ब उठाइए, जो वर्ड है एज इट इज लिखा जाता है और उसी सेंस में यूज होता है। इस पर ना टाइम का प्रभाव पड़ता है ना सेंस का प्रभाव पड़ता है। लेकिन वर्ब इस मामले में अलग है। जब आप कोई भी एक वर्ब सोचते हैं और उसको सोचने के बाद मीनिंग उसका जानना तो आसान है कि आपने जान लिया कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक शब्द है जिसका मतलब हो गया पढ़ना। लेकिन जैसे ही ये वर्ड हम इंग्लिश में यूज करेंगे, हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी कि जैसे ही हमको लिखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम रीड को कैसे लिखें। हम आई रीड लिखें कि आई एम रीडिंग लिखें, कि आई हैव रीड लिखें, कि आई शैल रीड लिखें। रीड सब में है, लेकिन फिर भी रीड का जो मतलब है वो सब में अलग अलग है। अगर आप हिंदी से इसको समझ रहे हैं तो हिंदी से समझिए, इंग्लिश से समझ रहे हैं तो इंग्लिश से समझिए, लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि रीड वर्ड हम जब भी यूज करेंगे, सब में उसका मीनिंग अलग अलग निकलेगा, सब में उसका सेंस अलग अलग निकलेगा। टू हैव रीड का मीनिंग अलग है, टू है सब में रीड, लेकिन वो अलग मतलब दे रहा है। टू रीड अलग दे रहा है, हैविंग रीड अलग दे रहा है। आई कैन रीड का जो मतलब है और आई शुड रीड का जो मतलब है वो अलग है। आई एम रीडिंग का जो मतलब है वो अलग है। सभी का मतलब अलग अलग है। तो ये किस तरीके से है, आप जरा सोचिए एक बार। तो मैंने सोचा तो मुझे लगा कि ये कुछ उस तरीके से है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, और जैसे ही देखे आपके सामने मेनू कार्ड आता है, इसमें खाने की तमाम वैरायटी लिखी रहती है। उसमें आप सब्जी वाले पार्ट में जाइए, बहुत सारी सब्जियां लिखी हुई हैं, और उस सब्जी में आपको देखेंगे तो आप देखिएगा उसमें लिखा होगा मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, खोया पनीर, मशरूम पनीर, पनीर भुजिया, पनीर प्याजा, पालक पनीर, इस टाइप से तमाम वैरायटी होगी। उसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन है पनीर, लेकिन पनीर के अलावा पालक पनीर, खोया पनीर, शाही पनीर, उसमें वैरायटी अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारी सब्जियां एक है, तो आप कहेंगे नहीं, सारी सब्जियां एक नहीं है, हर जो सब्जी है वो अलग है, लेकिन उसमें कॉमन क्या है, पनीर है। तो वर्ब इज लाइक पनीर, वर्ब आपका पनीर की तरीके है। जैसे पनीर से उसको कंपैरिजन करिए कि पनीर का अपना एक मतलब है, अपना एक स्वाद है, वैसे वर्ब का अपना एक मतलब है, अपना एक स्वाद है, लेकिन जैसे ही वो सब्जी के रूप में बनाया जाता है, अलग अलग फ्लेवर के साथ अलग अलग तरीके का रेट और अलग अलग तरीके का स्वाद देता है।
तो सेम उसी तरीके से वर्ब में है कि वर्ब को जैसे ही आप यूज करेंगे तो ये अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग स्वाद देगा आपको। ये देखिए, आई एम रीडिंग, आई हैव रीड, आई शैल रीड, आई रीड, टू हैव रीड, इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं। तो जैसे ही आप इसको इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे, ये अलग अलग तरीके का फ्लेवर, जैसे पनीर है तो वैसे वर्ब है, अलग अलग तरीके का सेंस देगा, अलग अलग तरीके का टेस्ट देगा। तो फिलहाल पनीर तो सब्जी है, हम इसको यहां ग्रामर के हिसाब से समझेंगे, और ग्रामर के हिसाब से समझेंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान वर्ब दो तरीके से करता है, दो चीजों से। वो दो चीजें क्या हैं? एक है टाइम और एक है सेंस। इन दो यही दो चीज हैं जिसको बताने के लिए, जैसे आपने पनीर को देखा कि विभिन्न तरीके का स्वाद और विभिन्न तरीके का उसका मसाला इत्यादि मिला के अलग अलग टाइप की सब्जी बनाते हैं, अलग अलग तरीके का टेस्ट देते हैं। उसी तरीके से जब हम वर्ब को यूज करते हैं तो ये दो बातें मूल हैं उसकी। कौन कौन सी? टाइम और सेंस। अलग अलग टाइम में, अलग अलग टाइम में अलग अलग सेंस को बताने के लिए, देखिए दो चीजें हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग सेंस को बताने के लिए वर्ब अलग अलग स्वरूप में आपके सामने आती है, जिसको कभी हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, कभी इन्फिनेटिव जिरेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, तो कभी टेंस हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट परफेक्ट, कभी मॉडल वर्ब हो जाती है शैल शुड में, माइट वुड शुड, और कभी कॉजेटिव वर्ब के रूप में हमारे सामने मेक, कॉज, गेट इत्यादि के साथ यूज होती है। तो ये सारा जो सिस्टम है वर्ब का, वो सारा का सारा सिस्टम इन्हीं दो चीजों पे बेस्ड है, वो है टाइम और सेंस। अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके के सेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए वर्ब अलग अलग पैटर्न में हमारे सामने आती है। और हम वर्ब को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि किस टाइम में क्या सेंस देने के लिए देंगे या देना चाह रहे हैं, तो वर्ब के किस पैटर्न को हमको यूज करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। सबसे पहला डिफरेंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें वर्ब का जानना है, वो ये जानना है कि हम जिस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन को पढ़ते हैं कि ये एक शब्द है, एक वर्ड है, इनकी एक मीनिंग है और सेंटेंस में उस मीनिंग में हम इनको यूज कर देते हैं। लेकिन वर्ब में चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वर्ब में केवल उसका मूल अर्थ नहीं है, उसके साथ साथ एक उसका टाइम है और एक उसका सेंस है, और अलग अलग टाइम में अलग अलग सेंस को दर्शाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है। और हम इस पे तभी मास्टरी हासिल कर पाएंगे जब हम इसके इस बेसिक नेचर को समझेंगे, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वर्ब अलग अलग स्वरूप में आ सकती है। इसके लिए हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और इसके टाइम और सेंस का एनालिसिस करके इसको समझना पड़ेगा कि किस टाइम में क्या सेंस देने के लिए वर्ब के किस फॉर्मेट को हमको यूज करना चाहिए। ठीक हो गया? तो ये तो पॉइंट हुआ जब हमने वर्ब को अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के साथ जोड़ करके देखा। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि चलिए ये तो बात समझ में आई, और क्या क्या चीजें हमें समझनी है। वर्ब का पहला पॉइंट तो ये हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अगला कॉन्सेप्ट में आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि वर्ब को अगर आपको समझना है पूरी तरीके से, तो इसके अलग अलग पहलू को समझना पड़ेगा, इसके टेंस के कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा, इसके मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा, इसके कॉजेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ेगा, इसके वॉइस के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा जिसमें एक्टिव एंड पैसिव होगा, इसके टेंस के कॉन्सेप्ट को, इसके मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट को, इसके कॉजेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को, इसके वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को, इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट को,
साथ ही साथ इसके फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट को। ये सारी चीजें हैं जो वर्ब से ही जुड़ी हुई हैं और कहीं न कहीं आपके क्वेश्चन को क्रिएट करती हैं ग्रामर के पार्ट में जब आप वर्ब को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के हिसाब से देखते हैं, टेंस के हिसाब से चीजों को देखते हैं, मॉडल वर्ब के हिसाब से देखते हैं, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब के हिसाब से देखते हैं, और ये बातें जो हैं तो इस अलग अलग पॉइंट में आपको वर्ब को देखना है और फिर कभी कभी टेंस के ही पार्ट में या ये हर अप्रोच से हमें चीजों को एनालिसिस करना है जब हम वर्ब को पढ़ना चाह रहे हैं या वर्ब को समझना चाह रहे हैं। तो वर्ब का जो हमारा पार्ट है ये इन सारी चीजों को लेकर के चलेगा, लेकिन सब चीज एक साथ नहीं लेके चल रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि वर्ब पढ़ाऊंगा तो 20 दिन निकल जाएगा, उतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास है, आप भी बोर होके भाग जाएंगे, दूसरे दिन क्लास में नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए हम वहां से लेके चलेंगे, मान के चलेंगे कि ग्राउंड आपके पास है, उड़ान आपको भरनी है, तो आपको वो पुश कैसे दिया जाए, वो उड़ान कैसे दी जाए, उस आधार पे मैं चीजों को डिस्कस करूंगा। पॉइंट समझ गए? एकदम बेसिक से नहीं, मान के चलाऊं कि बेसिक क्लियर है आपका। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब भी आप वर्ब को देखेंगे इन नजरिए से देखेंगे और मैं हर चीज पे थोड़ा थोड़ा जरूर डिस्कस करूंगा, अपने हिसाब से मैं चीजों को आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अगले कॉन्सेप्ट को अपना समझते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें आपने देखा कि वर्ब अन्य पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे अलग है। फिर आपने देखा कि यहां से आपने सीख लिया कि वर्ब में बहुत सारे सेंस समाहित हैं जो कि उसके टाइम और सेंस से रिलेटेड हैं, और इसको हमने अगले पायदान पे देखा कि ये 6 चीजें हैं वर्ब में जो हमें अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके समझनी है। अब हम आते हैं फिर अगले पार्ट में, इसके कॉन्सेप्ट 3। देखिए है क्या, कोई भी वर्ब ले, अब समझिएगा, कोई भी वर्ब लेते हैं, वर्ब में मैंने आपको बताया, देखिए एक तो इसका कोई भी वर्ब है, अकेली सिंगल वर्ब है, जब उसमें कुछ नहीं मिला है, कोई चीज मिलावट नहीं है, कोई भी चीज की मिलावट नहीं है, तो इसका अपना एक मूल सेंस होता है, मूल अर्थ या बेसिक सेंस, मीनिंग कह सकते हैं। कोई भी वर्ब है उसका एक मूल अर्थ होता है, यानी बेसिक मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने रीड को देखा कि रीड माने हो गया पढ़ना, ये इसका मूल अर्थ या बेसिक सेंस था। लेकिन व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, आर यूज इन ए सेंटेंस, या हम इसे किसी सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, जैसे ही हम बोलेंगे कोई बात और या हम किसी सेंटेंस में इस वर्ब को यूज करेंगे, तो वैसे ही जैसे ही हम इस काम को करेंगे वैसे ही ये वर्ब जो अभी तक केवल मूल अर्थ रख रही थी, अब ये वर्ब हमसे डिमांड करेगी कि भाई अब 3 चीजें होंगी। 3 बातें आप ध्यान में रख के बोलिएगा, नहीं तो आप गलत बोल देंगे। क्या क्या 3 बातें हैं? एक तो उसका मूल अर्थ है, वो तो है ही है, यानी बेसिक सेंस हम लोग कह लें, बेसिक मीनिंग। एक उसकी बेसिक मीनिंग तो है ही है, साथ ही साथ उस बेसिक मीनिंग के साथ जुड़ेगा टाइम, ये इसको इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा बेसिक मीनिंग को। साथ ही साथ इसमें एक चीज और जुड़ेगा, वो है मसाला। कैसा स्वाद चाह रहे हैं आप? मूल अर्थ तो ठीक है, पनीर तो आ गई आपके पास, अब कैसा स्वाद बनाना है? शाही पनीर बनानी है कि मटर पनीर बनानी है कि पालक पनीर की खोया पनीर, किस स्वाद में चाह रहे हैं? ये मीनिंग को अपने हिसाब से कैसे परोसना चाह रहे हैं, वो चीजें डिसाइड करेंगी और उसको हम कहेंगे डिजायर्ड सेंस। डिजायर्ड, मैं अभी हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, दोनों में समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डिजायर्ड सेंस माने दूसरे शब्दों में कहें वांछित अर्थ, माने जैसा सेंस हम बोलना चाह रहे हैं, जैसा सेंस हम कहना चाह रहे हैं, यह चीज भी इसको प्रभावित करेगी।
ये दो बातें हैं। तो वर्ब एक मूल अर्थ को दर्शाती है जैसे कि बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच दर्शाते हैं, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं या किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वर्ब को दो चीजें प्रभावित करती हैं उसकी बेसिक मीनिंग को। एक है उसका टाइम और एक है वो सेंस जो आप उसके द्वारा देना चाह रहे हैं या वो सेंस जो आप उसके द्वारा बताना चाह रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ चुका हूं, दोनों में काम पढ़ने का हुआ है, पढ़ा मैंने है, काम पढ़ने का हुआ है, लेकिन दोनों का टाइम अलग हो गया, दोनों का डिजायर्ड सेंस अलग हो गया। मैं पढ़ूंगा और मैं पढ़ रहा हूं, दोनों का टाइम अलग अलग है, दोनों का डिजायर्ड सेंस, जो सेंस आप बोलना चाह रहे हैं वो अलग अलग है। बेसिक मीनिंग दोनों में कॉमन है, वो है पढ़ना। तो इस पॉइंट को आपको तीसरा कॉन्सेप्ट में समझना है कि वर्ब जब भी हम यूज करते हैं तो उसकी बेसिक मीनिंग को प्रभावित करता है कौन कौन इफेक्ट डालता है। एक तो टाइम इफेक्ट डालता है और वो सेंस इफेक्ट डालता है जो हम उस वर्ब के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं। और फिर यहां से जो वर्ब निकलती है, जो वर्ब पैदा होती है, वो दिस इज द वर्ब वी फाइंड इन ए सेंटेंस। ये वो वर्ब है जो हमें सेंटेंस में मिलती है। दिस इज द वर्ब वी फाइंड इन ए सेंटेंस। ये वो वर्ब है जो हमें किसी सेंटेंस में मिलती है। यहां से चली हुई वर्ब पूरा इस रूप में हमारे सामने आती है किसी सेंटेंस में। अब इसी को हमें आगे कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में समझना है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें? देखिए वर्ब है, उसका एक मूल अर्थ है जैसे रीड माने पढ़ना, लेकिन जैसे ही हम इसको बोलेंगे या सेंटेंस में यूज करना चाहेंगे हमारे सामने ये निर्णय होगा कि हम इसमें क्या समय देना चाह रहे हैं और क्या सेंस देना चाह रहे हैं, और इन सब को मिला करके वो वर्ब आएगी जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं या जो सेंटेंस में लिखी रहती है, और उसी के आधार पर हमें डिसाइड करना होता है कि चीजें सही लिखी हैं या गलत लिखी हुई हैं। तो तीन कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं। अब आते हैं हम अगले पार्ट में जो आज का हमारा पोर्शन है, टेंस। क्योंकि आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो टेंस से रिलेटेड लिए हैं, तो टेंस वाले कॉन्सेप्ट आज देखते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस परफेक्ट ये कहानी नहीं समझाऊंगा, ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता है। वर्ब, टेंस, कौन सी वर्ब? जो टेंस में यूज हो रही है। जो कॉन्सेप्ट पीछे है वो कॉन्सेप्ट यहां पर भी है कि ये वो वर्ब है जो हम किसी टेंस में यूज कर रहे हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे दो बातें हैं। वर्ब अगर टेंस में यूज हो रही है तो आपको समझना है कि इसका जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से बनेगा। पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहा है, ये तो पता नहीं चला कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो वर्ब टेंस में यूज होती है उसका नेचर ऑफ क्वेश्चन दो तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चर बेस्ड, एक स्ट्रक्चर बेस्ड और दूसरा कॉन्सेप्ट आर सेंस बेस्ड। एक क्वेश्चन वो होगा टेंस पर आधारित, हम टेंस की बात कर रहे हैं, अब आ गए हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया हमारा कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, जरा इसको जान ले। तो दो तरीके से क्वेश्चन आता है टेंस से रिलेटेड। एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, जो कंस्ट्रक्शन हमारा दिया गया है उस कंस्ट्रक्शन के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सभी लोग जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। अब अगर राइटर हैज हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। और ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली पढ़ करके उसमें एरर कहां पर है वो टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड है जिसके लिए आपको टेंस के स्ट्रक्चर जानने पड़ेंगे। और ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है, एक तो वर्ब का स्ट्रक्चर, टेंस में, एक
और दूसरा होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज ये आगे हम लोग देखेंगे, अभी नहीं, ये आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बाद में लिख दे रहा हूं, इसको बाद में देखेंगे, इस स्लाइड का ये विषय नहीं है। तो स्ट्रक्चर बेस्ड में एक तो वर्ब का स्ट्रक्चर, वर्ब के स्ट्रक्चर में क्या जानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको। ये आप स्ट्रक्चर अपना याद करिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मान के चल रहा हूं कि इतना पढ़ा होगा आपने, तो ये याद रखना है आपको, इसको मुझे रटाने की आवश्यकता नहीं है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज ये भी कहीं कहीं स्ट्रक्चर बेस्ड है, और इसको हम लोग आगे देखेंगे बाद में चल करके, जब कुछ चीजें और हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तब लास्ट में देखेंगे सबसे इसको। अब बात आते हैं कॉन्सेप्ट और सेंस बेस्ड। ये जो क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट और सेंस बेस्ड, ये दो तरीके से होते हैं। एक हो गया सिंगल सेंटेंस, बेस्ड ऑन अ सिंगल वर्ड और सेंटेंस। ये क्या होगा कि एक शब्द रहेगा, वही आपको इशारा कर देगा, आंख मार देगा आपको कि भाई समझ जाओ यही आंसर होगा इसका, आप कर लेंगे, एक सिंगल वर्ड पे आधारित। यह सेंटेंस है, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा यहां पर ये टेंस आना चाहिए। तो एक सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस पे आधारित क्वेश्चन होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है सेंस पर आधारित, वो व्हेन वी कंपैरेटिवली है ना, लिसेस based on comparative analysis of two or more verbs or sentences। ये दो चीजें हो गई। अब इसको समझते हैं कि वर्ब के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी इस पॉइंट पे हम लोग आ गए। वर्ब में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है इसका। इतने टाइप हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। टेंस है, हेल्पिंग मेन वर्ब है, मॉडल, कॉस्टिव वर्ब, वॉइस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट का सार यहां है, निचोड़ यहां है। किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट होगा वो इसी रास्ते से गुजरेगा। वर्ब डालेंगे यहां से, राहुल गांधी कहते हैं ना कि इधर से जो है क्या कहते हैं, गन्ना डालूंगा और उधर से पता लगा सोना निकल के आएगा, या आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। उसी तरीके आपको समझना है, यहां से जो वर्ब डालेंगे ये बेसिक मीनिंग, टाइम और डिजायर्ड सेंस, ये सब मिल करके वो वर्ब आपके सामने फेंकेंगे जो सेंटेंस में आपको दिखाई देगी। यहां की वर्ब यहां पहुंचते पहुंचते बदल जाएगी, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, और वही हमें समझना है कि कहां पे सही होगा, कहां पे गलत होगा। अब हम आते हैं इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे। तो चलो ये तो समझ गए, ये हर तरीके की वर्ब के लिए अप्लाई होगा, चाहे वो टेंस की हो, चाहे मॉडल की हो, चाहे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, एक्टिव, पैसिव, कुछ भी हो, सब में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब बात आते हैं कॉन्सेप्ट 4 की, टेंस की। सबसे पहला प्रश्न अपने आप से यही पूछना है कि भाई क्वेश्चन कैसे आएगा। पहले ये पता चले फिर पढ़ना शुरू करेंगे कि हां अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें ये चीजें जाननी है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मैंने बताया नेचर ऑफ क्वेश्चन दो टाइप से होता है। टेंस की अगर हम बात करें, टेंस में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो दो तरीके के होंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, सीडीएस का दें, एनडीए का दें, बैंक दें, एसएससी दें, कुछ भी दें, क्वेश्चन दो ही टाइप से बनेंगे। एक स्ट्रक्चर पर आधारित, एक कॉन्सेप्ट पर आधारित। स्ट्रक्चर पर आधारित दो तरीके क्वेश्चन, वर्ब का स्ट्रक्चर टेंस में, इसके लिए मैंने बताया सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है याद कर लेना है आपको,
और मैं बताऊंगा नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज मैं आपको समझा दूंगा, अभी नहीं लेकिन बाद में। ये दोनों क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड है। जब हम सेंस बेस्ड की बात करते हैं तो दो तरीके से होता है, एक बेस्ड ऑन ए सिंगल वर्ड, ऐसा सेंस जिसको आप एक वर्ड से पकड़ लेंगे या एक सेंटेंस की मीनिंग निकाल के पकड़ लेंगे, और दूसरा वो है बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 2 or more वर्ब और सेंटेंसेज, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा वर्ब या सेंटेंस लिखे होंगे, आपस में एनालिसिस करना होगा, एक को दूसरे के साथ समझना होगा, दूसरे को तीसरे के साथ समझना होगा, तीसरा चौथा भी है तो फोर्थ वाले के साथ समझना होगा, और सबका आपस में तालमेल बैठा करके तब डिसाइड करेंगे कि कौन सी वर्ब सही है और कौन सी वर्ब गलत है। तो आप समझ रहे हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता जाएगा, और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर वर्ब में कहीं बन सकते हैं तो वो ये सेगमेंट है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? आगे बढ़ते हैं अब इसके। ये देखिए, तो ये तो पॉइंट हुए कि ये इस तरीके से इस नजरिए से देखना है, इसको आपको याद करना है, ये मैं बताऊंगा, ये चीजें भी मैं समझा दूंगा, कुछ चीजें आप जो आपने पढ़ा होगा उसके आधार पे करिएगा। अब हम लोग इसी एनालिसिस वाले पार्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 4 हो गया था, कॉन्सेप्ट 5 एनालिसिस वाले पार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि टेंस को सेंस के आधार पे और टाइम के आधार पे कैसे समझना। मैंने बताया ना, दो ही चीजें हैं, इस बात को फिर से देख लीजिएगा, दो ही बातें हैं वर्ब में, टाइम है और सेंस है, समय है और वो मीनिंग है जो आप देना चाह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई? इसी दो आधार पे हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब्स या वर्ब इन टेंसेस। ये जो हमारा एनालिसिस है ये टाइम और सेंस पर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। टेंस की वर्ब का एनालिसिस टाइम पर आधारित और सेंस पे आधारित। अब देखिए कैसे समझना है इसको, आप समझिए। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं, तीन ही तरीके का है। समय या तो आज है, प्रेजेंट है, जो चल रहा है, आपकी क्लास हो रही है, एक वो था जहां कल की क्लास हुई थी, एक टाइम वो था जहां कल की क्लास होगी। यानी टाइम तीन तरीके का है, हम सब लोग जान रहे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता है। क्लियर हो गया? अब उसी टाइम में, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसी टाइम में क्या हो रहा है? वर्क या वर्ब हो रही। वर्ब कहीं कहीं, अगर हम वर्ब की बात करें तो ये वर्ब कहीं न कहीं एक्शन को दर्शाती है। एक्शन का मतलब हुआ कार्य, किसी कार्य को दर्शाती है। अब आप जरा किसी कार्य के बारे में सोचिए कि कोई भी कार्य ले लें, कोई भी एक्शन ले लें, तो उस एक्शन का नेचर क्या होगा, उस कार्य की प्रकृति क्या होगी। और उस आरपी सिंह करें, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते समय मैं ज्यादा कमेंट किया करूं, पढ़ते समय पढ़ने पे फोकस किया करूं, तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूं, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे। अब वो डिस्टर्ब होना हमारा आपका फायदेमंद नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो थोड़ा फोकस करिए समझने पे। पढ़ा दिया करूंगा, फिर कमेंट वमेंट करिएगा, बाद में कर दिया करिए, 10-15 मिनट बाद जब क्लास खत्म हो जाए तब, तो मैं देख भी लूंगा, आंसर भी दे दूंगा। लेकिन पढ़ाते समय कहते हैं तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जा रहा है, जब अगर मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो उस पर फोकस करिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वर्ब एक तरीके का एक्शन है और ये एक्शन एक तरीके के कार्य को दर्शाता है। ठीक है, अब अगर कार्य को दर्शाता है तो जरा सोचिए एक बार, कोई भी कार्य सोचिए, आप कोई भी कार्य सोच लीजिए, कोई भी एक्शन सोचिए, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जागना, कुछ भी सोचिए, हर कार्य का नेचर क्या होगा मैं बता रहा हूं, अगर उससे सहमत होंगे तो बताइएगा। एक्शन का जो नेचर होता है वो ये होता है कि ये शुरू होगा, जैसे ये पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट हुआ, यहां से ये शुरू हुआ कार्य, अब कार्य होना शुरू हो गया, कार्य चल रहा है। जैसे आपकी क्लास 7:कुछ पे स्टार्ट हुई और अभी चल रही है, और चलते चलते एक समय ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएगी। माने यहां पे स्टार्ट है और यहां पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये किसका नेचर है? ये इस एक्शन का नेचर है, कार्य का। जो कार्य है उसका नेचर है कि वर्क, कोई भी काम शुरू होता है किसी पॉइंट से और किसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। अब इसी चीज को देखिए
इसी चीज को अगर हम, ये तो सेंस हो गया, मीनिंग हो गया, भाई यहां से शुरू होगा यहां खत्म हो जाएगा। कोई भी काम हो शुरू होगा और कभी न कभी आकर के खत्म हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम चीजों का निर्धारण करते हैं। कैसे कैसे करेंगे देखिए, इसको और पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी आपको। ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है और वहां पे जाके फिनिश हो जा रहा। अब इस कार्य की खासियत देखिएगा, अगर हम इसको टाइमलाइन पे देखें, समय पे देखें, हमने यहां से एक लाइन खींच दी, हमने कह दिया ये प्रेजेंट है, हमने कह दिया इसके पहले, तो प्रेजेंट के पहले जो होगा वो पास्ट होगा, हमने कहा इसके आगे, प्रेजेंट के आगे जो होगा वो फ्यूचर होगा। सबके अपने एरिया डिसाइड हो गए, सबका अपना अपना इलाका है, ठीक है ना, सबका अपना अपना क्षेत्र है, सबका अपना अपना इलाका है, और इस आधार पे हमने कहा ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। अब देखिए जरा, एक कार्य जो कि शुरू हुआ था और खत्म हो गया, कार्य अपने आप में था, लेकिन जैसे ही उसमें टाइम ने एंट्री मार दी, वो कार्य 3 पार्ट में बट गया। जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट के हिस्से में आया, जो उससे पहले था वो पास्ट के हिस्से में आया, जो आगे आने वाला है, प्रेजेंट से आगे आने वाला है, वो फ्यूचर के हिस्से में आया। और ये तीनों लोग इससे पूछें कि भाई क्या हो रहा है, तो प्रेजेंट वाला क्या बोलेगा? प्रेजेंट वाला कहेगा काम चल रहा है, क्लास जारी है, खत्म नहीं हुई अभी, ध्यान दीजिएगा। ये कहेगा काम चल रहा है, तो मैं कहूंगा चल रहा है तो चलाते रहो, किसने मना किया है? अगर काम चल रहा है तो चलाते रहिए, किसी ने मना नहीं किया है, और नहीं मना किया है तो ये काम कैसा हो जाएगा? देखिएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। ये काम कंटिन्यू है प्रेजेंट में। पास्ट से पूछेंगे भैया क्या हुआ, तुम्हारी पोजीशन क्या है? ये कहेगा काम यहां पर भी चल रहा है, यहां भी कंटिन्यू है। फ्यूचर में कहेंगे, ये भी कहेगा हाँ चल रहा है, कंटिन्यू है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तीनों जगह कंटिन्यू है तो अपना अपना हिस्सा ले लो, बंटवारा कर लो, क्या दिक्कत है? प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना दो, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस बना दो, फ्यूचर में चल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बना दो। कोई बहुत समस्या? यही कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी में एक स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया? कोई भी काम शुरू होता है, खत्म हो जाता है, और शुरू होगा तो खत्म होना ही है, हर अच्छी चीज खत्म होती है, लेकिन जब तक चल रही है तब तक की बात हो रही है। अगर चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही है, वहीं पे यूज करना है। जहां प्रेजेंट में चीजें आपको चलती हुई दिखाई देंगी वहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करिएगा। अब मुझसे यह मत पूछिएगा कि उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या होगी, वो याद कर लीजिए। पास्ट में चीजें चल रही हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, फ्यूचर में चीजें चल रही हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको चीजों को लिखना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें और पढ़ने पे ऐसा लगे कि ये काम तो ऐसा है जो पास्ट में कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, तो उस काम को किसी और टेंस में बजाने की बजाय पास्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। ये काम ऐसा है जो फ्यूचर में कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाइए। प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाइए। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इसी में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है, एक नया मेंबर यहां एंट्री मारेगा। आप देखिएगा कैसे, वो कहेगा प्रेजेंट में काम चल तो रहा है, लेकिन अगर मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन अगर बोल दूं कि 7 बजे से पढ़ा रहा हूं, बोल दूं कि 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो उसने कहा यह भी चल जाएगा, आप जोड़ दीजिए। तो काम हो तो रहा था, लेकिन अगर उसमें आपने बोल दिया, पॉइंट समझिएगा, काम तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आपने उसमें टाइम ऐड कर दिया, यहां टाइम ऐड नहीं था, अपने आप वर्ब चिल्ला रही थी, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग, अपने आप समझ में आ रहा, वर्तमान में काम जारी है, लेकिन आपने उसमें अगर टाइम को जोड़ दिया, टाइम के साथ कंटिन्यू कर दिया, तो यही आपका कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा। किसमें? यही कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
यही चीज आपकी, यही टाइम के साथ जो कंटिन्यू होना है यही चेंज हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कौन से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? ये तो गलत बात है, ये तो पूछने नहीं आपको भाई। अगर ये बात प्रेजेंट के साथ करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। भाई राम आधार दुबे, अब राम आधार दुबे का लड़का सत्यम तिवारी थोड़ी हो जाएगा, राम आधार दुबे का लड़का सत्यम दुबे होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टाइम प्लस कंटिन्यू किया गया है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, इसी का लड़का है। ये चीज पास्ट में की गई है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज फ्यूचर में की गई है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये बात आप समझ गए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो हमें समझना है कि भाई वर्ब है, जब भी हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कहीं न कहीं टाइम को दर्शाएगी, टाइम के जारी रहने को बताएगी। काम अगर चल रहा है, अब इसको देखिए क्वेश्चन के एंगल से देखिए, ये कहानी अलग हो गई। अब क्वेश्चन के एंगल से देखते हैं कि जैसे हमारे सामने कोई सेंटेंस लिखा हुआ आएगा और हम उसका जब सेंस निकाले, मीनिंग निकाले, और मीनिंग निकालने पे हमें लगे कि यार ये जो मीनिंग है, ये जो काम है, जो वर्ब यहां लिखी हुई है, ये वर्ब कार्य के जारी रहने को दर्शा रही है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वर्ब अगर कार्य के जारी रहने को दर्शा रही है तो समय क्या होना चाहिए इसका, उसको कंफर्म करेंगे अगल बगल से। और अगल बगल से कंफर्म, जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको नहीं पता कि कहां जाना है, कहां आ गए हैं, तो पूछ लेते हैं ना बगल वाले से कि भैया कहां पे हैं, कौन सा इलाका है ये। तो यहां पर भी वही काम करना है। नहीं समझ में आ रहा तो अगल बगल देखिए, झांकिए, पूछिए, उत्तर मिलेगा आपको। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे कार्य को दर्शा रहा है जो कि वर्तमान में चल रहा है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए। ये ऐसे काम को दर्शा रहा है जो कि आगे होगा, तो आप उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कर दीजिए। ये ऐसे कार्य को दर्शा रहा है जो कि पास्ट में चल रहा था, पॉइंट समझिएगा, पास्ट में कंटिन्यू था, तो पास्ट कंटिन्यूअस कर दीजिए। लेकिन ये चीज करते समय एक सावधानी बरतनी है कि क्या इस कार्य के साथ टाइम रिलेटेड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, इस कॉन्टिन्यूटी के साथ टाइम रिलेटेड वर्ड भी हैं। क्या ऐसा तो नहीं लिखा कि ये कार्य पास्ट में 2 घंटे से था, फ्यूचर में 2 घंटे से है, प्रेजेंट में 2 घंटे से है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप उस कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में न लिख के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है। मेन वर्ब दोनों में वही है, आईएनजी फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब दोनों में वही है, आईएनजी फॉर्म, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोनों में अलग अलग है। तो इस बात का निर्धारण कैसे होगा? काम कंटिन्यू है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट, पास्ट का तो पास्ट, फ्यूचर का तो फ्यूचर। और उसी कॉन्टिन्यूटी में अगर आपको कोई टाइम रिलेटेड वर्ड जुड़ा हुआ दिखाई दे या ऐसा समझ में आए कि हाँ इस समय से ये काम हो रहा है, तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस में लिखने की बजाय परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दर्शाएंगे। प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की बात होगी तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 6 टेंस मैंने आपके फिनिश कर दिए, समाप्त कर दिए। क्लियर हो गया? 6 टेंस मैंने आपके खत्म किए हैं। इतना ही सोचना है जितना मैंने बताया है आपको। सेंस बेस्ड क्वेश्चन आप इससे कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहेगा अगले पार्ट में। अगले पार्ट में कॉन्सेप्ट फर्स्ट 5 खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है, लेकिन यहां हमने कॉन्टिन्यूटी के आधार पे चीजों को देखा था। अभी 6 टेंस हमारे बचे हुए हैं, उस आधार पे भी हम चीजों को देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन भाई, पहले क्वेश्चन के बाद ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा पढ़ते समय ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है? आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट 5 कॉन्टिन्यूस माने जारी है। कॉन्सेप्ट 5 चल रहा है यहां पे, ठीक है? अब देखिए, अभी हमने देखा काम चल रहा था, तो काम चलते चलते हमारी क्या अप्रोच थी। अब जरा दूसरे एंगल से चीजों को देखते हैं। वही बेसिक वही है, वर्ब इन टेंसेज एनालिसिस। एनालिसिस आपका चल रहा है, ठीक है? अब देखें फिर से, फिर एंगल वही होगा कि कोई काम है,
शुरू हुआ और आ करके यहां पर फिनिश हो गया, माने स्टार्ट हुआ है और फिनिश हुआ है। क्या चीज स्टार्ट हुई, क्या चीज फिनिश हुई? वर्ब, जो कि एक तरीके का एक्शन है, यानी एक तरीके का कार्य है, और इस कार्य की प्रकृति होती है, इस कार्य की प्रकृति होती कि यह शुरू होगा और समाप्त होगा। अब जरा दूसरे एंगल से देखते हैं, नेक्स्ट एंगल से चीजों को एनालिसिस करते हैं, जरा समझिएगा। कल्पना करिए 2 मिनट के लिए मेरे साथ, ये मान लीजिए कि हम आप यहां पे खड़े हैं। सोचिए जरा, ये देखिए मुस्कुराते हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, यहां पे खड़े हैं। तो अगर जहां हम खड़े हैं, अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं है कि मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं से लाइन की शुरुआत होती है, तो आप कह सकते हैं जहां पे हम हैं वही तो प्रेजेंट है, हम हैं तभी तो प्रेजेंट है। तो ये हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और यहां से अब हम देख रहे हैं आगे की तरफ, तो जैसे ही प्रेजेंट की सीमा समाप्त होगी वैसे ही किसकी सीमा शुरू होगी? फ्यूचर की। ये चीज आपको पता है, बड़ा बेसिक सी चीज है, कोई मैं टेक्निकल बात आपको नहीं बता रहा हूं कि आपका दिमाग घूम जा रहा है, ये क्या बता दिया सर ने। अब आप सोचिए कि आप जहां खड़े हैं वो प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि अरे आगे ये काम होने वाला है, ये काम शुरू होने वाला है, और यहां शुरू होगा ये काम और यहां पे आके ये काम फिनिश होगा। तो ये दोनों काम फ्यूचर में होंगे तो कोई बात नहीं, काम शुरू होगा तो इसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट, और काम हो चुका होगा, जब ऐसा फीलिंग आए कि ये काम हो चुका होगा, यानी काम के कंप्लीटनेस का सेंस आए, तो वहां फ्यूचर परफेक्ट यूज किया करिए। बात समझ पा रहे हैं? आप जहां खड़े हैं, आप जहां खड़े हैं उसका मतलब वर्ब जो लिखी, यहां सारी चीजें वर्ब से है। हमें कैसे पता चलेगा? हम वर्ब से समझेंगे, वर्ब से आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब ही रास्ता बताएगी। एक एक्शन हमारा है जो कह रहा है कि हम प्रेजेंट में हैं, एक काम हमारा बता रहा है कि हम प्रेजेंट में हैं, मैं अभी क्लास में हूं, और वहीं से हम जब दूसरे सेंटेंस को देख रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब इशारा कर रही है कि यह काम फ्यूचर में होगा, स्टार्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दीजिए, पढ़ने पे लगे कि यह काम फ्यूचर में फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 महीनों बाद मेरा कोर्स खत्म हो चुका होगा। कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में मत बनाइएगा, हमेशा बनाइएगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर के चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि यह काम फ्यूचर में होगा, मेरा सिलेक्शन होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं सिलेक्शन होने के बाद 10-20 किताबें पढ़ चुका होऊंगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो जब कोई काम फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइए, लगे कि यह काम फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा सेंस आ रहा, फिनिश हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनाइए। बेसिक चीजें अभी मैं लेके चल रहा हूं। तो कॉन्सेप्ट 5 में एक चीज आपने देखी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। 6 टेंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सारे और सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के 2 यहां डिस्कस कर दिए, 2 फ्यूचर के पहले डिस्कस कर चुका हूं। फ्यूचर टेंस पूरा फिनिश हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है, फ्यूचर पूरा खत्म हो गया है, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म हो गए हैं। अब बचे हैं केवल 4 टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब उसको देखते हैं। सेंस के आधार पे इतना ही सोचना है आपको, इसी से मैं सारे सेंस के क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। मैं उतना ही बता रहा हूं जितना सेंस आधारित, सेंस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 5 अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। फिर वही कहानी है, स्टोरी वही है, स्टोरी मेरी खत्म नहीं हो रही है। वही चीज है कि वर्ब है, हम टेंस में देख रहे हैं चीजों को और इसका एनालिसिस कर रहे हैं सेंस के आधार पे। और इसमें क्या है कि वर्ब है, ये एक तरीके के एक्शन को दर्शाता है और एक्शन कहीं कहीं कार्य को दर्शाती है। और कार्य की खास बात है, कोई भी कार्य की खासियत है कि वो शुरू होता है और चलता है और फिर कहीं पे आके फिनिश हो जाता है। सारी स्टोरी एक ही स्टोरी से चल रही है,
कहानी वही है, गदर ही है, वो 1 और 2 में आपके सामने आ रही है, स्टार्ट और फिनिश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा इसको। कोई काम शुरू हुआ, यहां पे आके फिनिश हो गया। ये देखिए, अब सोचिए जरा, तीसरे एंगल से देखते हैं, अगले एंगल से चीजों को, कि कोई काम शुरू हुआ और फिर वो काम आकर के फिनिश हो जाएगा। ये कार्य का नेचर है, ये प्रकृति है कि वो शुरू होता है और खत्म होता है, और वहीं से टेंस की उत्पत्ति होती है अलग अलग सेंस को बताने के लिए। देखिए जरा, कोई काम यहां पे फिनिश हुआ, और जैसे ही ये काम फिनिश हुआ और हम यहां पे खड़े हैं, जैसे ही ये काम फिनिश हुआ, हम यहां पे खड़े हैं एक क्वेश्चन मार्क लगा करके कि ये क्या हुआ, काम खत्म हुआ है तो किसमें बनाएं। 3 लोग इसके दावेदार हैं। कोई काम फिनिश हो गया, अभी तो काम कंटिन्यू था, आपने देखा फ्यूचर के हिसाब से होगा, फिनिश होगा। ये काम फिनिश हो गया, जो काम फिनिश हो गया है उसकी दावेदारी 3 लोग करेंगे। 3 लोग ऐसे होंगे जो दावा करेंगे कि ये इस टेंस में बनना चाहिए। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। ये 3 लोग ऐसे नेचर को बताएंगे, ऐसे काम को बताएंगे जो हो चुका है। पॉइंट समझिएगा, हम आप यहां पे खड़े हैं और यहां से जब हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भाई काम तो नहीं रह गया, काम तो फिनिश हो गया। हम आगे निकल आए, काम पीछे छूट गया है, काम खत्म हो चुका है। तो ऐसे वर्क को, ऐसे वर्ब को, वर्ब ही तो है ये वर्ब ही है जो कार्य के रूप में या एक्शन के रूप में दिखाई दे रही। ऐसे वर्ब को हम किस में बनाएं? प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में? और बिल्कुल सिंपल उत्तर है इसका, बहुत टेक्निकल नहीं है। ये सारा खेल आपके सेंस पर आधारित है। जब देखिए, आप डिफरेंस देखिएगा, आप मेरे पास चाय लेके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिएगा। मैंने चाय पी लिया, फॉर एग्जांपल मैंने चाय पी लिया, ठीक है, चाय पी चुका हूं। अब आप आए, आपने कहा सर चाय पिएंगे? आपने पूछा क्वेश्चन मुझसे कि सर चाय पिएंगे? मेरे 2 आंसर हैं। मैं चाय नहीं पीऊंगा, अभी अभी तो पी है, एक। दूसरा, मैं चाय पीऊंगा, काफी टाइम हो गया पिए हुए, हाँ ले आओ चाय, ले आओ चाय पीऊंगा, थोड़ी देर पहले पिया था। चाय ले आओ चाय पीऊंगा, थोड़ी देर पहले पिया था, मन कर रहा है। और चाय नहीं पीऊंगा, अभी अभी तो चाय पी है। इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? भले मैंने चाय आधे घंटे पहले पी हो, भले मैंने चाय 1 घंटे पहले पी हो, यह मैटर नहीं करता है। मैटर यहां पे क्या करेगा कि जो हम प्रेजेंट में चीजों को बोल रहे हैं वो, और जो कार्य फिनिश हो चुका है वो, उसमें रिलेशन कैसा है। अगर हम फिनिश हो चुके कार्य को प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, जैसे क्या आप चाय पिएंगे? नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, अभी अभी तो पी है, या अभी थोड़ी देर पहले पी थी, अभी मन नहीं कर रहा है। यानी ये दर्शा रहा है कि काम खत्म तो हो गया है, लेकिन असर अभी भी चाय का है, अभी मन नहीं कर रहा है चाय पीने का। दूसरा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये दर्शा रहा है कि काम फिनिश हो गया है, लेकिन उसका असर बाकी है। ये उसी तरीके से है कि सूर्य डूब गया है, लेकिन आकाश में लालिमा अभी बाकी है। ये उसी तरीके से है कि आपने शाम को पिया था, सुबह उठे हैं, लेकिन उसका नशा अभी भी आपके ऊपर बाकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट कहां पे यूज करेंगे? हालांकि मैं ना पीता हूं ना पीने की सलाह देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बोला है मैंने। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, कि पास्ट इंडेफिनिट कहां यूज करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने मुझसे पूछा कि सर चाय पिएंगे? मैंने कहा ले आओ यार, मन कर रहा है, अभी कुछ देर पहले पिया था। तो यहां पे क्या है? मन कर रहा है, चाय पीने की इच्छा, और जो मैंने पिया था उससे मैं एक डिस्टेंस दर्शा रहा हूं कि टाइम हो गया, वो असर नहीं रह गया चाय का, मन कर रहा है फिर से चाय पीने का। ये मैं खुद ही अपनी बातों से एक डिस्टेंस बता रहा हूं। तो ये जो टेंस है चाय पीने वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट को समझिएगा। एक डिफरेंस तो ये है कि जहां पर कोई कार्य खत्म तो हो गया है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी अभी दिख रहा है, बाकी है, यानी सूरज डूब गया है लेकिन लालिमा अभी बची हुई है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां पे
काम खत्म भी हो गया और आप उसको प्रेजेंट से एक डिस्टेंस दिखा के दिखाना चाहें, एक दूरी दिखा के बताना चाहें कि ये कार्य इतने समय पहले हुआ या इस समय हो गया था, वहां पर आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो कहीं न कहीं कहां पर है, हमारे दिमाग के भीतर है, हमारे बोलने के तरीके पर है कि हम इस फिनिश हो चुके कार्य को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। हम इस फिनिश हो चुके कार्य को अगर वर्तमान से रिलेट कर रहे हैं, अगर इस फिनिश हो चुके कार्य को अब चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ बना दिया कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब लिखते हैं, ये जो काम फिनिश हुआ है, फिनिश हुआ वर्क का इफेक्ट प्रेजेंट में है या प्रेजेंट से रिलेट करके देख रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन वहीं पर सेम वही चीज, फिनिश हुआ, ये वर्क कर लीजिएगा, वर्क या एक्शन कार्य को प्रेजेंट से दूर करके देख रहे हैं या यह कार्य तो पहले हो गया था, ऐसा फीलिंग है। तो यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच का डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन एक और है, वो है पास्ट परफेक्ट। उसमें भी उस कार्य को दर्शाते हैं जो कार्य चल रहा है। देखिए इसमें अभी कुछ और टेक्निकल चीजें होंगी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी एक बेसिक लेके चल रहे हैं जिससे आप डिफरेंस समझ सके कि एक टेंस और दूसरे टेंस में डिफरेंस कहां पे आता है। उस एंगल से हम लोग चीजों को देख रहे हैं। अभी तो ये भी आप देखेंगे पास्ट का रेगुलर एक्शन है, वो पास्ट इंडेफिनिट है, वो सब हम लोग जोड़ते जाएंगे। पहले बेसिक समझ लें कि बेसिक डिफरेंस, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हमारा चीजों को करने का। अब बात आती है कि भी एक समस्या बनी हुई है और वो समस्या है कि जो काम खत्म हो गया वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, कोई काम अगर पास्ट में हुआ है, पॉइंट मेरा समझिएगा, कोई भी वर्क, कोई भी एक्शन अगर पास्ट में हुआ है और आप बोल रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है और आप डिफरेंस दर्शा के बोल रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट इज द बेस्ट, इसी में बनेगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड ही कर लिया है कि इसको पास्ट में बनाएंगे और अचानक से आपके सामने यहां पर एक और एक्शन आता है, एक और एक्शन आ रहा है, वो कहता है कि भाई इसको अगर आपने पास्ट में बनाया है, इसको पास्ट में बनाया है तो मुझको किस में बनाओगे, और अगर मुझको भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो फिर समस्या यह है कि मैं तो इससे पहले घटित हुआ हूं। ये 2023 की घटना है तो मैं 2022 हूं, मैं इससे पहले घटित हुआ हूं। ये डिफरेंस पढ़ने वाला कैसे समझेगा? वो कैसे जानेगा कि आपने हाई स्कूल तो 2005 में किया है लेकिन इंटर आपने 2007 में किया है? ये कैसे उसको पता चलेगा? और इसी डिफरेंस को बनाए रखने के लिए, इसकी इज्जत बचाए रखने के लिए हम लोग ऐसे एक्शन को, ये जो एक्शन है ये जो कि पास्ट ऑफ पास्ट का नाम देते हैं हम, जिसको पास्ट ऑफ पास्ट। कैसे पास्ट ऑफ पास्ट कैसे हुआ? ये घटना पास्ट की है अगर, तो ये इसके भी गुरु हैं, उसके भी पहले घटित हुए हैं, इस वाले की बात हो रही है। ये एक्शन पास्ट ऑफ पास्ट है और ये एक्शन बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। पॉइंट क्लियर हो गया?
तो आप समझ गए होंगे सारे टेंस खत्म हो गए, सिवाय एक अभी भी बचा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। फिर से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कंपैरेटिव एनालिसिस है। सारा डिपेंड है हमारे माइंड के एनालिसिस पे, हम क्या सोच रहे हैं। कोई काम जो कि खत्म हो गया लेकिन उसका असर अगर हमें प्रेजेंट में दिख रहा है या हम उसको वर्तमान से जोड़ रहे हैं, जैसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं, भारत को आजाद हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है। अब देखिए, भारत को आजाद हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ है, 1947 में आजादी पाई थी, कितने साल हो गए, लेकिन सेंटेंस क्या यूज कर रहे हैं, भारत को आजाद हुए अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। वहीं दूसरा अगर हम बोले भारत 1947 में आजाद हुआ था, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत 1947 में आजाद हुआ। इस सेंटेंस आपको पास्ट में ले जा रहा है और आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारत को आजाद हुए अभी बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। एक ही समय की घटनाएं दो अलग अलग टेंस में कैसे बन रही हैं, आपने ये चीज ऑब्जर्व की। तो सारा गेम सेंटेंस में कैसे चीजों को लिखा गया है इसका है। क्या टाइम और क्या सेंस आप लेंगे, ये सेंटेंस कैसे चीजें यूज की गई हैं उस पर डिपेंड करेगा। और उस आधार पे आपको लगता है कि ये कार्य अभी अभी हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, प्रेजेंट पे इसका इफेक्ट है, आप प्रेजेंट से उसको जोड़ के देख रहे हैं। संयोग श्रृंगार वाला है मुद्दा प्रेजेंट परफेक्ट, जहां वियोग श्रृंगार है, जहां डिस्टेंस कर रहे हैं, वर्तमान से दूर ले जा रहे हैं उसको, वहां पास्ट इंडेफिनिट। और जहां पास्ट का एक व्यक्ति मौजूद है और कह रहा है कि मैं 1947 में पैदा हुआ था, तब तक दूसरा आ गया, वो कहता है मैं 1942 में पैदा हुआ था। अब दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे तो वर्ब कहेगी भाई क्या अंतर है गया, 47 वाला भी बगल में है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, मैं तो 42 में हूं, मुझको मत पास्ट इंडेफिनिट में लिखिए, मैं तो उससे 5 साल पहले हूं, मुझको कम से कम इज्जत बचाइए और पास्ट परफेक्ट में लिखिए। तो इस तरीके के सेंटेंस जहां पे पास्ट की एक घटना है या पास्ट की दो घटनाएं हैं या पास्ट की दो घटनाओं में आपको लगता है कि ये काम पास्ट में हुआ है लेकिन ये दूसरा काम उससे भी पहले हुआ है, तो वहां पे आप उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ये एनालिसिस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट का। अब एक ही टेंस रह गया है, वो कौन सा है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां यूज होगा। सबने तो अपना अपना डिसाइड कर लिया, काम शुरू हो रहा है, काम खत्म हुआ, काम पास्ट में हुआ, काम ये है वो है, सारे सेंटेंस तो हो गए, सारी चीजें तो हो गई। अब बात आई प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहां यूज करेंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वही सबसे ज्यादा आपको समझना है। उसका बेसिक जो सेंस है, बेसिक सेंस ये उसी तरीके से है जैसे भगवान शिव हैं जो समय से परे हैं, जो आदि शक्ति है जो समय से परे है, जो सत्य है सनातन है वो जो सत्य से परे है, तो समय से परे है। जैसे मैं पढ़ता हूं, ये भी दर्शा रहा है कि मैं ये काम आज भी कर रहा हूं, ये काम मैंने 2 दिन पहले भी किया था और ये काम मैं आगे भी करूंगा। यानी ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सीमाओं से परे है। ये ऐसे एक्शन को कभी नहीं बताएगा कि ये काम शुरू हुआ, ये भी नहीं कह रहा है। मैं पढ़ता हूं ये नहीं बता रहा है ये काम शुरू हुआ है, काम हो रहा है उसके बारे में भी नहीं बोल रहा है, काम फिनिश हो गया उसके बारे में भी नहीं बोल रहा है, काम फ्यूचर में होगा उसके बारे में भी नहीं बोल रहा है, और काम फ्यूचर में हो जाएगा उसके बारे में भी नहीं बोल रहा है। ये वो है जो कहता है कि भाई ऐसा होता है, बाकी आप समझ लीजिए। बाकी के लिए 11 टेंस है जिसमें आपको अलग अलग तरीके से चीजों को बताना है। मैं ही अकेला ऐसा हूं जो आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूंगा, जिसपे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं है। हूं तो प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में होते हुए भी प्रेजेंट में नहीं हूं। पॉइंट समझिएगा, प्रेजेंट डेफिनेट क्या कहता है कि मैं प्रेजेंट में हूं लेकिन प्रेजेंट में होते हुए भी प्रेजेंट में नहीं हूं। मैं पढ़ता हूं, ये प्रेजेंट का है, लेकिन ये भी कह रहा है कि कल भी पढ़ाई की थी, परसों भी पढ़ाई की थी, पहले भी पढ़ाई। नहीं, ये काम एक ऐसे एक्शन को दर्शा रहा है जिसपे समय का इफेक्ट नहीं है, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की सीमाओं से परे है, लेकिन तीनों ही सीमाओं में समाहित है। वहीं पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ज्यादा एनालिसिस चाहिएगा तो कल की क्लास में आइएगा, कल की क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज समय आपका भी हो चुका है, मेरा भी हो चुका है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और फिर कल अब हम लोगों की मुलाकात होगी और कल मिलेंगे तो फिर हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं भाई। और आरपी सिंह आपका धन्यवाद, वेद प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद, आशीष शुक्ला कह रहे हैं वेरी यूजफुल कंटेंट फॉर एसएससी मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए, मेरा प्रयास रहेगा जो बेहतर से बेहतर हो सके वो आप लोगों को दिया जाए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर आगे की क्लास में इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो क्वेश्चन हमने लिए हैं कल हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक।